बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं जहाँ पर ऑयल तैयार किया जा रहा है, घी तैयार किया जाता है। तो ये बनता किससे? ये जो आलाइशें हैं, गंदगी है, कचरा है, वेस्टेज है, ये कहाँ से लेके आते हैं? ये दुकानों से लाते हैं, जो गोश्त बेचते हैं ना। अच्छा। उनसे खरीद के लाते हैं, पकाते हैं। कुत्ते, बिल्लियाँ, चूहे वगैरह किसी का भी हो सकता है। इसका रंग देख के आप बता सकते हैं कि बिल्कुल ब्लैक है। फैक्ट्री को सील कर देते हैं, इसके मालिक को हम नोटिस देते हैं, थाने आके डॉक्यूमेंट्स भी शो करें। ये जो दिल के वाल बंद हो जाते हैं, अक्सर बीमारियां होती है, ब्लड प्रेशर वगैरह का, ये तेल ही तो जमता है जिस्म में। आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़। टीम अवाम की आवाज़ की जानिब से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद कुर्बान मजहबी जोशो जज्बे से दुनिया भर में मनाई जा रही है। इस ईद के मौके पर मुसलमानों में कुर्बानी और इसार के जज्बे को परवान चढ़ाने के लिए मवेशी कुर्बान करने का हुक्म दिया गया है, जिससे सुन्नत इब्राहिमी की याद को ताज़ा किया जाने के साथ साथ ये अहकाम भी हैं कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं, एक गरीबों, दूसरा रिश्तेदारों और तीसरा अपने लिए रखा जाए, जिसका वाज़े मकसद अपने मुसलमान बहन भाइयों का ख्याल रखना है। जहां एक जानिब कुर्बानी के फरीज़े की अदायगी की जाती है, वहीं इस फरीज़े की अदायगी के बाद बच जाने वाली आलाइशों को ठिकाने लगाने का मरहला भी शुरू होता है, जिसकी जिम्मेदारी इंतजामिया पर आती है। कराची में KMC और DMC के जिम्मे ये काम है। कुछ लोग अपनी मदद आप के तहत खुद ही आलाइशों को ठिकाने लगाकर सफाई का इंतजाम करते हैं, मगर ज्यादा तादाद ऐसे अफराद की है जिनकी नजरें इंतजामिया की जानिब लगी रहती हैं, मगर इंतजामिया अपने फराइज की अंजाम दही में शायद ही कामयाब दिखाई देती हो। यहाँ पर आपको एक झलक कराची के मुख्तलिफ इलाकों की दिखाते हैं। ये देखिए कैसे ट्रक से तमाम आलाइशें खुले इलाके में फेंक दी गई हैं। इनको दफन करने का कोई इंतजाम नहीं है, जिससे ताफुन और गंदगी के बायस बीमारियां फैलने का सबब बनता है। बहुत से इलाकों में तो गंदगी, गलाजत और आलाइशें उठाने का कोई इंतजाम है ही नहीं। गली, मोहल्ले, बाजारों और सड़कों पर खून और आलाइशें बिखरी पड़ी हैं, जिससे अहले इलाका के साथ साथ ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होती है। कई दिन ये आलाइशें ऐसे ही गली मोहल्ले में पड़ी सड़ती रहती हैं और कोई ये जहमत गवारा नहीं करता कि इसको उठाया जाए। अगर कोई खुद से आलाइशों को उठाने का काम करता है तो तब भी इसको जमीन में दबाने की बजाय खुले आसमान तले फेंक दिया जाता है। हाँ, इन आलाइशों को कोई उठा ले जाता है तो वो हैं इन आलाइशों से घी और ऑयल बनाने वाली फैक्ट्रियों के लोग या इनको ये सामान फराहम करने वाले अफराद। आलाइशों के साथ साथ घी बनाने के लिए इसमें मुख्तलिफ जानवरों की चर्बी और हड्डियाँ भी शामिल की जाती हैं, और ये भी जरूरी नहीं कि ये सब हलाल भी हो। आलाइशों को ठीक तरह ठिकाने न लगाने के बायस सबसे ज्यादा असर रिहायशी इलाकों को पड़ता है। मुख्तलिफ इलाकों के रिहायशी क्या कहते हैं कि ईद के दौरान इंतजामात से वो मुतमईन हैं या नहीं, ये उन्हीं की ज़बानी सुनिए। कुर्बानी के दौरान आप देखते हैं कि हुकूमत कोई इंतजामात करती है आलाइशें उठाने के लिए? हर साल हम शिकायत कर रहे होते हैं। करती तो है, लेकिन वो उसूलन जो देखा जाए तो दिखावे के मुताबिक होती है। कुछ एरिया में उठा रही होती है, कुछ एरिया में ऐसे पड़ा हुआ था सारा का सारा। कुर्बानी जब हो जाती है उसके बाद आलाइशें उठाने का इंतजाम जो है वो, उससे आपको तसल्ली है या नहीं? बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत टाइम बाद कुछ नोटिस लिया जाता है। अच्छा जी, और यह है कि फौरी इसके ऊपर काम होना चाहिए। वर्क ज़ाहिर है ज़रूरी है, क्योंकि गंदगी से ज़ाहिर है जरासीम, फिर उसके साथ बीमारियाँ। कुर्बानी पे आलाइशें उठाने का, गंदगी साफ़ करने का, क्या आप उससे मुतमईन है? नहीं बेटा, गंदगी पड़ी जाती है, डिफेंस में इतना पानी हो जाता है, सोसाइटी है, मर्दों का क्या हाल होगा? कोई नहीं बेटा। यानी कि कुर्बानी की जो खालें, आलाइशें, गंदगी वो पड़ी रहती है, ऐसे ही पड़ी रहती है बेटा जी। कुर्बानी को तो छोड़े, जो ऑलरेडी पहले का कचरा है वही साफ नहीं होता, तो कुर्बानी वाला क्या? अच्छा, यानी कि कुर्बानी तो एक अलग मामला है, उससे पहले ही सफाई नहीं होती? बिल्कुल नहीं होती। कुर्बानी के वक्त क्या हालात होते हैं, सफाई सुथराई होती है या नहीं? नहीं होती, जहाँ हर चीज़ करते हैं उधर ही पड़ते हैं, अपनी मदद आप हम करते हैं सफाई। तो वो तो फिर बड़ी गंदगी हो जाती होगी। बहुत हो जाती है, फिर खुद ही ट्रालियाँ लगाते हैं, ट्राली फिर कचरा कुंडी में जाके फेंक आते हैं। जिधर से जाओ बदबू ही बदबू होती है, हर तरफ से जाओ बदबू ही बदबू होती है। उठाते भी नहीं, वो कुंडी में फेंक आते, वहाँ से भी जल्दी नहीं उठाते हैं, बदबू फिर हर जगह में फिर बदबू, बहुत ज़्यादा बदबू होती है, बंदा गुजर नहीं सकता उस रोड से। आपको लगता है अभी कुछ बेहतरी होगी, इस बार कुछ अच्छा हो जाएगा? हुकूमत नहीं है, हमें तो नहीं लगता कि बेहतरी होगी कुछ। कोई वो आता है KMC वाले, कोई नहीं कचरा वचरा उठाते, ऐसे ही गंदगी पड़ी रहती है। इंतजामिया की जिम्मेदारी
जिम्मेदारी बनती है। KMC DMC ये इदारे इसीलिए बनाए गए हैं कि आवाम के मसलों को एड्रेस किया जाए, और ये देखते हैं कि इस बार क्या कोई अच्छे तरीके से ये काम सरअंजाम देंगे या लोगों की शिकायत बरकरार ही रहेगी। रोड साइड फूड जिसमें पकौड़े, समोसे, फ्रेंच फ्राइज, पूरियां, बन कबाब, कचौरियां और ना जाने क्या क्या शामिल है जो हम सब बड़े शौक से खाते हैं। ये सब खुरे घी और ऑयल में तैयार किया जाता है। क्या दुकानदारों और खरीदारों को मालूम है कि इस घी की तैयारी कैसे की जाती है? इस बारे में टीम अवाम की आवाज़ ने इनसे जो गुफ्तगू की वो भी देखिए। क्या करें, मजबूरी है यार, मजे लेने तो है ना भाई। खाना खाएंगे तो चलेंगे ना यार भाई। 60-70 रुपये किलो मिलता है। वो सींगों से तेल निकालते हैं और मेरे ख्याल से हड्डियों से 2 नंबर चर्बियों को पिघाल कर तेल बनाते वो, लेकिन मुज़र सेहत है, इंसानी जान के लिए कितना नुकसानदेह। वो तेल अगर कोई इस्तेमाल कर दे, वाल वगैरह सब दिल कैसे ही बंद हो जाएंगे। ये जो अच्छा तेल बोलते हैं इसमें भी क्या पता मिलावट हो, मिक्सिंग हो। अब लाजमी थोड़ी है कि वो बिल्कुल प्योर तेल है, उसमें भी मिक्सिंग होकर आया होगा, क्योंकि हमारे आंखों के सामने थोड़ी वो तेल बनाया जा रहा है। चर्बी पिघाला हुआ तेल होता है यार। ये आप ऐसे भी अगर हवा में रख दो तो एकदम जम जाएगा, कड़क हो जाएगा। अब वो इंसान के जब जिस्म में जाएगा, नसों में जाकर बैठेगा नहीं वो तेल। ये जो दिल के वाल बंद हो जाते हैं, अक्सर बीमारियां होती है, ब्लड प्रेशर वगैरह का, ये तेल ही तो जमता है जिस्म में। अब ये कचरा चुनने वाले जो है ना, आप देखिए कचरा छोड़ देंगे, ये चर्बियाँ, ये हड्डियाँ, ये लोथड़े वगैरह सब चुनने लग जाएंगे, क्योंकि उसकी उनको ज़्यादा कीमत मिलती है। हमारी सिंध गवर्नमेंट को और सिटी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इसके ऊपर ख़ास नज़रसानी करे। वजह ये है कि गंदगी वाला, बिल्कुल गलागत वाला तेल जो बगैर धुला हुआ, चर्बी वाला, सब ये सारा पूरा ये हमें फैक्ट्रियों के अंदर जाता है, लोकल फैक्ट्रीज़ के अंदर। फिर ये डब्बों के अंदर ये नए नए नामों के साथ में पैक होकर आवाम को खिलाया जाता है। आप नोट करेंगे, आफ्टर बकरा ईद के बाद फ़ौरन बाद हार्ट पेशेंट के अंदर मतलब कि ज़्यादा इजाफा हो जाता है। लोगों की सेहत देख के आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कितना म्यारी खाना हम लोग खा रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है वो बहुत बुरा है सेहत के लिए, क्योंकि एक चीज़ है जो किसी इस्तेमाल में नहीं है, उसको फेंक देते हैं, उसको ऑयल निकाल के लोग यूज़ कर रहे हैं, वो धूप में पड़ा रहता है और वो भी आए दिन पकड़ ले होते हैं। फैक्ट्रियों को देखते होंगे आप। ये तो हमें पता नहीं क्या करते हैं, मगर ये वो गाड़ियों में भर भर के ले जाते हैं यहाँ से, मगर ये यहाँ पर पड़ी भी नहीं रहती, जल्दी उठा के ले जाते हैं। हमारे बंसोड़ में से ले जाते हैं, यहाँ गंदगी नहीं होती। पकौड़े वाले, समोसे वाले, ये जो घटिया इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं को बेच के वो चले जाते हैं बना के। सस्ता होता है वो? हाँ सस्ता होता है वो। अच्छा, तो फ़र्क होता है। बीमारी भी होती होगी ना? वो सारी बात है, देखो बीमारी में बैठे हुए हमारे जोड़ों में दर्द, इधर दर्द, घी से तो हुआ है, ये सब नकली की चीज़ों से। ये जो यूज़ हो रहा है, यही वाला तो घी होता है, इसमें मिक्स हुआ होता है। सस्ता भी हम खाते हैं, हमें अच्छा लगता है। हम भी खाते हैं। हाँ ना, अभी खाए हमने बर्गर। आलू के चिप्स बन जाते हैं, फिर तेल का क्या करते हैं? ये तो तेल जल जाता है इसमें। कब तक चलता है ये? इधर रोजाना तेल आता है, रोजाना 1.5 किलो तेल डलता है इसमें और रोजाना नया तेल आता है। ऑयल बचता है, उसका क्या करेंगे? रिप्लेस होता है। रिप्लेस करके उसका क्या करते हैं? रिप्लेस करके उसका क्या करते हैं, कबाड़ी को भेज देते हैं। ये दिखता है, क्या इसका कोई वो नहीं है। पूरा कनस्तर बिकता है ना, 1000 रुपये, 1200 रुपये, 16 किलो का एक टिन होता है जो भर जाता है। ये कहाँ से लेके आते हैं? ये दुकानों से लाते हैं, जो गोश्त बेचते हैं ना, अच्छा, उनसे खरीद के लाते हैं, खरीद के ये पकाते हैं। कुत्ते, बिल्लियाँ, चूहे वगैरह किसी का भी हो सकता है। इसका रंग देख के आप बता सकते हैं कि बिल्कुल ब्लैक है। फैक्ट्री को सील कर देते हैं, इसके मालिक को हम नोटिस देते हैं, थाने आके डॉक्यूमेंट्स भी शो करे। 4 जो है बड़े बड़े कढ़ाई यहाँ पे लगाए गए हैं, उसके अलावा इसमें दोबारा उनको निकाल के डाल दिया जाता है। बल्कि इसमें ये भी करते हैं कि जो चर्बी और अंतड़ियाँ, फेफड़े, सब जो गंदगी गलाजत होती है उसको क्रश कर देते हैं और उसको बना के फिर उसमें से घी निकाल लिया जाता है।
इन आलाइशों को कोई उठा ले जाता है तो वो हैं इन आलाइशों से घी और ऑयल बनाने वाली फैक्ट्रियों के लोग या इनको ये सामान फराहम करने वाले अफराद। आलाइशों के साथ साथ घी बनाने के लिए इसमें मुख्तलिफ जानवरों की चर्बी और हड्डियाँ भी शामिल की जाती हैं और ये भी जरूरी नहीं कि ये सब हलाल भी हो। टीम अवाम की आवाज़ ने ऐसी ही एक फैक्ट्री का रुख किया और वहाँ पर काम करने वालों से घी और ऑयल खरीदने की डील की। यहाँ पर होने वाली डील का अहवाल आप तक पहुँचाते हैं। सैंपल देखा सैंपल देख के नहीं चेक तो नंबर मिला नंबर दो हमारे को तो हम शाबेसल में देते हैं। गोश्त हमारे खानदानी गोश्त में कुछ अभी पकाते हैं हम लोग। कहाँ पकाते हैं? शाबेसल में घर में ही पकाते हैं। चाहिए सैंपल देखना ना आपसे आगे चाहिए आ रहा बकरीद के बाद चाहिए बकरीद से पहले चाहिए। रोज की हमारी आमदनियों की भी है भाई। रोज की दुकान है हमारी आमदनी 12 महीने हमारे पक्की बकरीद पे चर्बी होती है बहुत सारी हमारे पास। हमें होती के लिए चाहिए पकौड़ों के लिए पकौड़े चाहिए ना साफ भी मिलेगी आपको। जैसी बोलोगे वैसी मिलेगी। हमें चाहिए मक्खन कितने होंगे सफ़ेद। हमारे से चबली कबाब वाला है एवन पे चबली कबाब वाले ले आते हैं हमसे। शिलमार वाले लेके आते हैं हमसे। चबली कबाब वाला वो जो वो है एवन पे नहीं भाई अगर हम ले जाएंगे तो साफ क्या होगा या हमें और साफ मिलने पड़ेगा आपको। पका के मेरी बात सुने पका के ड्रम में हम पक्का कर देते हैं। पक्का कर ढक्कन लगाओ जम जाता है वो। जम जाता है आपको आप ले जाओ उसका निकालो मारो उसमें कढ़ाई में डाल लो जितना आपको डालना है अंदाजे। ऐसे पकौड़े जैसे मक्खन सब कुछ मिल जाता है सब कुछ मिल जाता है। 4000 रुपये का मन दे रहे हैं 40 किलो। अब लगा लो क्या किलो पड़ गया 130 रुपये पड़ गया 135 रुपये पड़ गया। 4000 रुपए मन पर ये डील फाइनल हुई। डील फाइनल करने के बाद हमने मुतल्लिका थाने से राबिता किया और साथ ही साथ सिंध फूड अथॉरिटी को भी मुतला कर दिया गया। तैयारी हमारी मुकम्मल हो चुकी है। इब्राहिम हैदरी की मोबाइल हमारे साथ है, SHO साहब भी हमारे साथ हैं, सिंध फूड अथॉरिटी के अफसरान भी हमारे साथ हैं। यहाँ से हम निकलेंगे उस जगह की जानिब बढ़ेंगे जहाँ आलाइशों से, वेस्टेज से, गंदगी से वो ऑयल और घी तैयार किया जा रहा है जिससे हम घर में पकवान बनाते हैं और खाने बनाते हैं। दुश्वार गुजार रास्ते से गुजरते हुए हम काफी बड़ी फैक्ट्री में दाखिल हुए। वहाँ पर कोई वर्कर तो मौजूद न था, सिर्फ एक बुजुर्ग थे जो चौकीदारी पर मामूर थे। जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है। अगर हम आपको इस तरफ भी दिखाएं तो बहुत सी मशीनें लगी हुई हैं। ये जैसा कि आपको हम पहले भी दिखाते हैं ये बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं जहाँ पर ऑयल तैयार किया जा रहा है, घी तैयार किया जाता है। इधर सामने भी अभी आपको लेके जाते हैं। ये वही जगह है जहाँ पर हमारे टीम मेंबर्स आए थे और इनको 4000 रुपये मन के हिसाब से पेशकश की गई थी कि आप ऑयल और घी ख़रीद लें। अब आप सोचें 4000 रुपये मन, अब इतनी बड़ी क्वांटिटी में जब इनको घी या ऑयल बेचा जाएगा तो उसको जब पर लीटर पे आप डिवाइड करते हैं तो वो बहुत ही मामूली से पैसे बनते हैं और वो उन पैसों से बहुत कम है जो हम एक अच्छी क्वालिटी का घी या ऑयल ख़रीद के लेके आते हैं। तो ये बनता किससे? ये जो आलाइशें हैं, गंदगी है, कचरा है, वेस्टेज है जिसका कहीं इस्तेमाल नहीं होता और वो मुजरे से होता है, इस्तेमाल किया जाना भी नहीं चाहता, उससे ये ऑयल और घी बनाया जाता है। इस वक्त आप देख रहे हैं ये तैयार हालत में ऑयल यहाँ पर मौजूद है। ये क्या है? ये काला ऑयल है, ये जो साबुन में इस्तेमाल होता है। और उधर क्या बन रहा है? कहाँ पर? उधर वो सामने। वो कुछ नहीं है, वो तो और इधर ये काला तेल है ना सारा। ये सारा काला तेल है, ठीक है। और इसका रंग कैसे तब्दील करते हैं? इसका रंग हमारे पास तब्दील हम साबुन कंपनी वालों को देते हैं ना। सौदा किस चीज़ का किया था? 4000 रुपये मन क्या देना था? आप तो थे नहीं ना? मैं नहीं था, मुझे नहीं। तो आप नहीं थे, आपको पता ही नहीं है। उधर आए ज़रा, आपको वो ड्रम्स भी दिखाते हैं। यहाँ तैयार शुदा काला ऑयल मौजूद था जिसे रंग बदलकर मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता। बाबा जी के बकौल ये साबुन की तैयारी में इस्तेमाल होता है। यहाँ पर देखें इसकी रंगत बदली हुई, यहाँ पर अब ये कुछ सफ़ेद हालत में और आपको साइडों पे सारी चर्बी चिपकी हुई भी नज़र आ रही है और ये भरा हुआ है, ऊपर तक भरा हुआ है। उस साइड पे भी ऐसा ही एक बड़े साइज़ की कढ़ाई रखी हुई है और ज़मीन इस वक्त इस कदर चिकनी हो रही है कि इस पर चलना मुश्किल है। चलिए ऑयल के साथ साथ आपको यहाँ पर तैयार शुदा घी और रिफाइंड कुकिंग ऑयल भी दिखाएं जो कई हजार लीटर की मिकदार में मौजूद था।
ये भी आप यहाँ भी देख लेते हैं, ये बिल्कुल आपको कुकिंग ऑयल की शक्ल का घी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इधर भी हर जगह आपको ये नज़र आ रहा है। इट मीन्स कि इसको इन मशीनों के ज़रिए प्रोसेस किया जाता है, सिर्फ पकाया नहीं जाता। और इस वक्त यहाँ पे बहुत चिकनाई और गंदगी है, कोई शख्स मौजूद नहीं है। सिंध फूड अथॉरिटी के एहलकार भी हमारे साथ हैं, ऑफिसर्स भी हमारे साथ हैं। ये जब हालात यहाँ पे देखें तो उन्होंने कहा ये तो सैंपल लेने के काबिल भी नहीं, यानी कि इस कदर गलाजत से भरपूर ये ऑयल और घी है कि उसके सैंपल के बगैर ये बता सकते हैं कि इसमें कितनी गंदगी, गलाजत और कसाफत है। ये आपने इसकी सूरत हाल देखी है आपने, जिस तरह एक तो ये खुले आसमान के नीचे बन रहा है, फिर और ये पता नहीं कितने हज़ार लीटर होगा इसके अंदर, तो ये इंसानी जिस्म में जब जाएगा तो क्या तबाहकारी करेगा। जितना ज़्यादा उसके अंदर टेम्परेचर वगैरह अगर उसका हम बाकी सारी चीज़ें उसकी टोटल TPC वगैरह अगर उसका हम देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब आएगा। जिसकी वजह से जब कोई भी बंदा, कोई इंसान इसको खाता है किसी भी फॉर्म में, तो क्या होता है कि वो आर्टरीज़ में रह जाता है। उसके बाद वो ये कि हार्ट डिजीज़ वगैरह हो जाते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, अल्टीमेटली कैंसर होता है एंड देन डेथ कॉज होती है। पूरे एरिया को अगर हम देख रहे हैं तो उसके हिसाब से ये बहुत ही बुरी कंडीशन है, अनहाइजेनिक है। ठीक है, ये जगह की हालत को देखते हुए इसको सील करने का फ़ैसला किया जा रहा है और आपके सामने हर चीज़ है। लोग यहाँ से भाग चुके हैं, लेकिन ये सबूत के तौर पर इतनी बड़ी बड़ी हज़ारों लीटर की ये जो कैपेसिटी वाली कढ़ाइयाँ यहाँ पे रखी हुई, उसमें आप देख सकते हैं वो काला ऑयल जो बेसिकली कुकिंग ऑयल ही बनाया गया है, उसकी रंगत बदल दी जाएगी। ये आपने इस सामने वाली कढ़ाई में देखा, ये जो काले रंग का ऑयल है जिसको बाद में रंग बदल दिया जाएगा, इसके बारे में क्या कहेंगी? इंसान के जिस्म को कैसे तबाह करता है? ये वाला जो होता है, जो कढ़ाई वाला है, हमने 1-2 जगह और भी ऑपरेशन किया, ये एनिमल फैट से बनता है। अब उन्होंने जो बात की थी एनिमल फैट, अब किसका है? अब कुत्ते, बिल्लियाँ, चूहे वगैरह किसी का भी हो सकता है। इसका रंग देख के आप बता सकते हैं कि बिल्कुल ब्लैक है, गोल्डन सा होता है जो हम अपना घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्कुल ही अनहाइजेनिक है और इसको इंसान कंज्यूम करेगा ही तो उसका तो बहुत ही बुरा हाल होगा। यकीन जानिए कि अगर कोई भी शख्स यहाँ कुछ मिनट रुक जाए तो ना जाने कितनी बीमारियां अपने साथ लेकर जाएगा। सोचें कि इससे बनने वाला घी या ऑयल जिस्म में किस कदर बीमारी का बायस बनता होगा। यहाँ खड़े रहना भी नामुमकिन था कि यहाँ गलाजत, गंदगी और बदबू के सिवा कुछ ना था। यहाँ पे आपको ये हड्डियाँ दिखाई दे रही हैं, ये टुकड़े दिखाई दे रहे हैं हड्डियों के, और बॉडी पार्ट्स हमें उधर बोरियों में दिखाई दे रहे हैं। ईद पे कुर्बानी की जाती है एक फरीज़ा सर अंजाम देने के लिए और एक अच्छे जज्बे के लिए, इसार और कुर्बानी के जज्बे के तहत। लेकिन देखें कि उससे बचने वाले जो वेस्टेज है, अंतड़ियाँ हैं, फेफड़े हैं, हड्डियाँ हैं जो बाहर फेंक दी जाती है, उनको यूँ इस तरह से ला के रखा गया। और यहाँ पे खड़े होना इस कदर मुश्किल है, बहुत ज़्यादा ताफुन उठ रहा है, गंदगी है, बदबू है, और इसका घी बना के हमें दे दिया जाता है। सिर्फ ये वाली आलाइशें नहीं होती, इसके अलावा पता नहीं कहाँ कहाँ से मुर्दा जानवर इकट्ठे कर लेते होंगे, अंतड़ियाँ, फेफड़े उठा लेते होंगे, चमड़ा भी डलता है इसमें, वो उठा लेते होंगे। आप यकीन जाने यहाँ पे खड़ा होना एक अजियत से कम नहीं है। देखिए आप कौवे भी यहाँ पर आ रहे हैं, इनका साफ़त गंदगी गलाजत में बैठ रहे हैं और उसी का ये घी बना के लोगों को सप्लाई करें। यहाँ से दूसरी साइड पे चलते हैं क्योंकि अब यहाँ पे खड़ा होना नामुमकिन हो रहा है। जितना बड़ा ये सेटअप है, मैंने इस तरह घी और ऑयल बनाने वाला इतना बड़ा सेटअप नहीं देखा, वो भी गंदगी, गलाजत, आलाइशों और कसाफत से बना हुआ। तो अभी सिंध फूड अथॉरिटी के अफसरान भी हमारे साथ मौजूद हैं, SHO साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ैसला ये किया गया है इसकी हालत को देखते हुए कि इसको सील किया जाएगा। एक चौकीदार साहब साथ मौजूद हैं, उनको साथ ही ले जाया जाएगा ताकि फिर मालिक का पता चलाया जा सके, क्योंकि वर्कर्स तो इस वक्त यहाँ से फ़रार हो चुके हैं जब हम यहाँ पर पहुँचे। और करीब ही और भी कुछ ऐसे यूनिट्स मौजूद हैं जहाँ पर इसी तरह गंदगी से बनाया जा रहा है घी और ऑयल। ये वही घी और ऑयल है जिसमें हम खाने बनाते हैं, सस्ते के चक्कर में आप ले आते हैं और हमें मालूम नहीं होता कि वो हलाल भी है या नहीं। यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि आप हलाल चीज़ नहीं दे रहे हैं, आप पता नहीं क्या मुर्दा जानवरों को उसमें डाल रहे हैं, उनके जिस्म के कौन कौन से हिस्से जिनको ज़ाया कर दिया जाना चाहिए। ख़ास तौर पे कुर्बानी के दिनों में जो फेंक देते हैं वेस्टेज के तौर पर कचरा कुंडी के ऊपर, वहाँ से उठा के ये यहाँ ले आते हैं। आप घरों के बाहर चीज़ें फेंक देते हैं, वो उठा के यहाँ पर ले आते हैं, अल्टीमेटली दोबारा वो हमारे घर में आता है। हम यहाँ से निकलते हैं और इसको सील कर दिया जाएगा और अगले यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। इस फैक्ट्री के हालात को देख कर इसे सील करने का फ़ैसला किया गया। चौकीदार को साथ लिया गया ताकि मालिक को बुलाकर इससे पूछगछ की जा सके और इंतहाई इक़दाम के तौर पर FIR भी काटी जा सके। SHO साहब हमारे साथ मौजूद है। SHO साहब से जानते हैं कि इनके इलाके में ऐसा गैर कानूनी काम हो रहा है और इतना मुजरिम से काम हो रहा है, देखा ही अब जाके इन्होंने कितनी गंदगी, बदबू, गलाजत है, तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी कानूनी तौर पे? आपने देखा कि क्या हाल है यहाँ पर, किस तरह से घी और ऑयल बना रहे हैं, जो कि मेरा ख्याल है उसकी बदबू सूंघने से ये इंसान जो है बीमार हो जाए।
जी बिल्कुल, असल में हमने देखा है ये ऑयल, बेसिकली ये लोग कहते हैं कि ये ऑयल जो है यूज़ किया जाता है साबुन को, फैक्ट्रीज़ को ये लोग देते हैं। अब ये बात तो उस वक्त पता चलेगी जब इनका जो मालिक है वो आएगा और हमें बताएगा। अभी मीनवाइल ये है कि जो फैक्ट्री आपके साथ जो अथॉरिटी आए हैं, फूड अथॉरिटी वाले, वो इस फैक्ट्री को सील कर देते हैं। इसके मालिक को हम नोटिस देते हैं, थाने आके डॉक्यूमेंट्स भी शो करे, और अगर वो वाकई इसको अगर कुकिंग के लिए कर रहा है तो ये तो है ही नाजायज़, इसके खिलाफ फिर मुकदमा हम दर्ज करेंगे। और अगर ये साबुन फैक्ट्री को भी देता है तो हमें प्रूफ पेश करे कि कौन सी फैक्ट्री को ये वाला ऑयल दिया जाता है, क्योंकि ये तो साबुन में भी इस्तेमाल होने के लायक नहीं। बिल्कुल ये गलत बयानी कर रहे हैं। जो उधर ड्रम रखा हुआ है जिसमें काले रंग का ऑयल, घी क्या उसको कहा जाए, वो रखा गया, वो तो एक अलग है। इस तरफ राइट साइड पे जो थे वो बिल्कुल उसी शक्ल के थे जैसा हम घर में कुकिंग ऑयल और घी इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो इनके बहाने हमेशा के। असल में थोड़ा चोरी छुपे भी काम करते होंगे, क्योंकि देखें ये जो यूनिट लगा हुआ है ना, ये यूनिट जो है ना, जो फीड बनती है मुर्गियों की, पोल्ट्री फीड, उसके लिए भी यूज़ होता है। ये लोग भाग गए, मगर बूढ़े चौकीदार को अभी हमने कहा है कि अपने मालिक को लेके आ जाए। अगर मालिक नहीं आता तो मालिक पे हम पर्चा करेंगे। इसके बाद हमने एक और यूनिट का रुख किया जो करीब ही मौजूद था। फैक्ट्री का दरवाज़ा खुला था और अंदर कोई वर्कर मौजूद न था। ये एक और जगह है। जिस वक्त हम यहाँ पहुँचे तो दरवाज़ा खोल के ये लोग यहाँ से भाग गए हैं। इसका मतलब है कि जब हम पिछले ऐसे घी बनाने वाले यूनिट्स में मौजूद थे तो वहाँ से लोगों तक इत्तला पहुँच गई। ये अभी भी आप देखें चर्बियाँ, गलाज़तें, ये वही आलाइशें जो जिनका जिक्र आपसे कर रही हूँ, ईद पे जो बाहर फेंकी हैं लोगों ने, उसी को उठा उठा के घी बनाया जा रहा है और बदबू भी बहुत ज़्यादा आ रही है। बात अब वही आ जाती है कि इसमें ये हलाल हराम की कोई तमीज़ नहीं रखते। कोई भी गंदगी कचरे से उठा के चर्बी या खालें और अंतड़ियाँ भी इसमें फेंक देते हैं। पता नहीं वो किस जानवर की हैं, हमें ये भी अंदाज़ा नहीं है। ये अभी यहाँ पर ये इकट्ठा करके रखा हुआ है। इसके नीचे भी आप घी देख रहे हैं, या इसको दोबारा से ये अभी गर्म है। 4 जो है बड़े बड़े कढ़ाई यहाँ पे लगाए गए हैं। उसके अलावा इसमें दोबारा उनको निकाल के डाल दिया जाता है। बल्कि इसमें ये भी करते हैं कि जो चर्बी और अंतड़ियाँ, फेफड़े, सब जो गंदगी गलाजत होती है उसको क्रश कर देते हैं और उसको बना के फिर उसमें से घी निकाल लिया जाता है। ये देखें हड्डियाँ देख रहे हैं आप इसमें। ये हड्डियाँ नहीं है, क्या है ये? चर्बी है। ये क्या है? ये चर्बी है मुर्गी। मुर्गी की चर्बी, और इसके ये हड्डियाँ नहीं है। ये क्या है? ये फीड बनती है उसकी, मुर्गी चर्बी है ये। अच्छा, ये हमें तो हड्डियाँ नजर आ रही हैं, आपको चर्बी नजर आ रही है। जो वहाँ रखी हुई है वो क्या है? कहाँ पर? वो भी वही है, इसकी वेस्ट। ये कहाँ से लेके आते हैं? ये दुकानों से लाते हैं, जो गोश्त बेचते हैं ना। अच्छा। उनसे खरीद के लाते हैं, खरीद के लाते पकाते हैं। ठीक है, और क्या बनाते हैं? ये इसका ऑयल इसमें जमा करते हैं, साबुन वालों को देते हैं। तो ऑयल क्यों बनाया जा रहा है फिर? ऑयल तो उसमें जाता है ना, साबुन में। ऑयल साबुन में जाता है। जो चर्बी वर्बी हड्डियाँ, चर्बी नहीं होती, हड्डी नहीं होती। हमारे पास हड्डी का काम नहीं है। आपके वर्कर्स कहाँ हैं? ये शाम में काम होता है, अभी चले गए। अभी ये 2-3 घंटे काम करते हैं। ये तो लिखा हुआ है खाली ड्रम 12। हाँ, तो ये फैक्ट्री है ना साहब, तो यहाँ जाते हैं ना ड्रम, तो ये हाँ गेट पास है। हाँ। तो ये ड्रम खाली जो आता है ना वो लिख के। अब ये इन्होंने जो सबूत पेश किया, इनका ये कहना है कि ये सोप फैक्ट्रियों को सप्लाई करते हैं और इसके ऊपर सिर्फ 12 खाली ड्रम लिखा हुआ है। अब इससे कैसे मान लिया जाए कि ये सोप फैक्ट्री? ये साहब खुद को मालिक बता रहे थे। जब इनसे सवालात शुरू किए गए तो इन्होंने इंकशाफ किया कि वो बनाते तो साबुन के लिए ऑयल हैं, मगर फिर भी सिंध फूड अथॉरिटी में लाइसेंस अप्लाई कर चुके हैं। अब साबुन के ऑयल के लिए फूड अथॉरिटी के लाइसेंस की क्या जरूरत? फूड वालों ने एक मरतबा यहाँ पे शक की बिना पे छापा मारा था, तो फिर उन्होंने जो ना हमें क्लियर कर दिया। तो उसके बाद फिर आपने अप्लाई क्यों किया? लाइसेंस के लिए। मेरी बात सुन ले, लाइसेंस फूड डिपार्टमेंट से उस वक्त लिया जाता है जब आप खाने में इस्तेमाल होने वाली, खाना बनाने वाली, या जो प्रोडक्शन ऐसी हो रही है जो खाने में इस्तेमाल हो, वो कोई चीज़ बनाए। जब आप ऐसा कोई काम कर ही नहीं रहे हैं तो फिर आप लाइसेंस क्यों लेंगे? लाइसेंस इसलिए कि आप आई हो, आप भी यही शक कर रही हो कि खाने में दे रहा हूँ। अभी शक है, उस लाइसेंस से तो मेरा शक यकीन नहीं बदल जाएगा ना कि सिंध फूड अथॉरिटी से एक लाइसेंस लिया गया जो कि इनके पास मौजूद है, तो ये तो खाना पकाने वाली कोई चीज़ बना रहे हैं, खाना पकाने में। नहीं, अल्लाह ना करे। आप लोग पहले, इससे पहले भी आ चुके हैं यहाँ पे? पहले एक दफ़ा आए थे तो उस टाइम तो ये बंद था, तो उस टाइम हम किसी से मिल नहीं सके थे। सेकंड टाइम जब आए, जब इन लोगों ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, तो हम लोग समझे कि कोई नई जगह जहाँ पे ऑयल मैन्युफैक्चर होगा। जब सेकंड टाइम आए तो यही कंडीशन हमने देखी थी जो भी है। उन्होंने यही बात की थी कि हम सोप इंडस्ट्री को दे रहे हैं। तब हम लोगों ने इनसे यही कहा कि आप अपनी जो भी जिसको भी दे रहे हैं उसकी रिसिप्ट्स कुछ तो होगी ना आपके पास, वो लेके हमारे ऑफिस आ जाएँ। तो अभी तक ये लोग आए नहीं है ऑफिस, अभी तक नहीं है। और अभी ये कह रहे हैं कि हमने लाइसेंस अप्लाई किया। हम सिर्फ लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए ये जानना चाहेंगे, कोई ऐसी चीज़ जो नॉन फूड आइटम है, क्या उसको लाइसेंस
जारी करता है सिंध फूड अथॉरिटी? बिल्कुल नहीं, वो हर सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लाइसेंस जारी किया जाता है जो एडिबल होती हैं। बिल्कुल ठीक है, यानी कि सिंध फूड अथॉरिटी का ताल्लुक सिर्फ उन चीज़ों से है जो खाना खाने में इस्तेमाल होती हैं या वो अज्जा जो खाने में डलते हैं। एक शख्स अगर वहाँ पे अप्लाई कर रहा है अपने काम के लिए, अपने यूनिट के लिए, तो इट मीन्स कि वो वहाँ पे ऐसी चीज़ें बना रहा है जिसको खाने में इस्तेमाल की जाती है। अभी इनको साथ लेके चलते हैं ऑयल फैक्ट्री की तरफ, और आई थिंक इन्होंने को फ़ोन पे बात कराई है, तो मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के लिए शायद इनको अब थाने ले जाना पड़े। तो हम यहाँ से निकलते हैं। मज़ीद तफ्तीश के लिए इस फैक्ट्री के मालिक को साथ ले लिया गया ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अच्छा, असल में मैं आपको पहले से थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। हम यहाँ पे 2-3 बार रेड कर चुके हैं जिसमें फूड की टीम भी हमारे साथ रही है। हमने लास्ट टाइम भी इनको कहा था, तो इन्होंने हमें कहा था कि हम ये देते हैं सोप बनाने के लिए। अच्छा, अभी सोप कोई कंपनी है, वो ये कहते हैं कि बीच में एक मिडल मैन है जिसको हम दे देते हैं और वो आगे उस कंपनी को डील करता है और आगे उस फैक्ट्री को देता है। ये हमें उनके पास ले जाने के लिए तैयार हैं या उनको हमारे पास ले जाने के लिए तैयार हैं। हम देख लेते हैं, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। अगर कोई इसमें ये सही है, सच्चे हैं, हक पे हैं, तो हम इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और अगर ये गलत साबित हुए और हमारे पास उसका सबूत आ गया तो हम इनके खिलाफ कोई मुकदमा भी दर्ज करेंगे और आपको भी हम बता देंगे। ठीक है सलाउद्दीन साहब, होता ये है, हम भी बहुत अरसे से यही काम करें, आप भी ज़ाहिरी बात है इसी फील्ड में है, तो होता ये है कि एक ही जगह पर 2-3 चीज़ों की प्रोडक्शन कर ली जाती है, फिर जब कोई आ जाता है तो एक चीज़ को आगे रख दिया जाता है और जो असल काम होता है उसको पीछे कर लिया जाता है। बस ठीक है, आप चले ना थाने, फिर आपसे इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे। अगर आप क्लियर हुए तो आप आ जाइएगा, वरना फिर जो कार्रवाई होगी वो हो जाएगी। मैं ऐसी बात नहीं है, आप जैसे आप बोलो। अभी इनको साथ लेते हैं, इनसे मजीद इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्योंकि लाइसेंस बिला वजह कोई शख्स क्यों अप्लाई करेगा। मुझे कोई खाने की चीज़ बनानी होगी तो सिंध फूड अथॉरिटी के पास जाऊंगी ना लाइसेंस लेने के लिए, तो इनसे मजीद इन्वेस्टिगेशन होती है। अगर ये गिल्टी निकले तो सज़ा दी जाएगी, अगर ये गिल्टी नहीं होंगे तो इनको छोड़ दिया जाएगा। अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है, बल्कि सद अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि सिंध फूड अथॉरिटी ने वो रोल प्ले नहीं किया जो उसे करने के लिए रखा गया था। बल्कि अभी देखें ना, अभी तो बल्कि कंज्यूमर कोर्ट ने वो रोल प्ले शुरू कर दिया कि जो इनके लिए बना है वो इनको कहा जा रहा है कि जाओ उस अदारे को या उस फैक्ट्री को या उस कंपनी को आप बंद करके आओ। जगह जगह पर चटाइयाँ बिछाकर चर्बी अलहदा करना और फिर उसको वैसे ही छोड़ कर चले जाना, और उसको वो इतना ज़्यादा चिकना हो जाता है कि वहाँ पर एक्सीडेंट्स होते हैं, और उनके इस तमाम बुराई की जिम्मेदारी लामुहाला हम पर आ रही होती है, क्योंकि किसी को तो नहीं पता ना कि ये क्या चीज़ पड़ी हुई है। इस वक्त हमारे साथ शकील बेग साहब मौजूद हैं, कंज्यूमर राइट्स के एक्टिविस्ट भी हैं। आप उनकी खिदमत देखते रहते हैं, इस पर बहुत आवाज़ भी उठाते हैं। कुछ मसरूफियत की वजह से ये हमारे साथ जा तो नहीं सके, लेकिन हम खुद इनके पास आए और इनसे जानना चाहते हैं। इन्होंने फुटेजेस भी देखी हैं, पहले भी हमारे साथ रहे हैं, कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। और एक बहुत बड़ा सवालिया निशान सिंध फूड अथॉरिटी पर भी आता है कि हमारे मुतला करने पर वो वहाँ जाते हैं, उससे पहले एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। इलाके की जो पुलिस है उन तक ये इतलात क्यों नहीं पहुँच पाती। हम लोग एक आम शहरी होने के नाते अपना फ़र्ज़ पूरा करते हैं, अपने प्रोग्राम की खातिर हम किस किस जगह पहुंचते हैं, तो जिन लोगों को ड्यूटी ये दी गई है वो इसको सरअंजाम क्यों नहीं दे पाते। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है, बल्कि सद अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि सिंध फूड अथॉरिटी ने वो रोल प्ले नहीं किया जो उसे करने के लिए रखा गया था। बल्कि अभी देखें ना, अभी तो बल्कि कंज्यूमर कोर्ट ने वो रोल प्ले शुरू कर दिया कि जो इनके लिए बना है वो इनको कहा जा रहा है कि जाओ उस अदारे को या उस फैक्ट्री को या उस कंपनी को आप बंद करके आओ। आप खुद सोचें कि एक ऐसा कंज्यूमर की जो नुमाइंदगी होनी चाहिए इनके पास, वो तक नहीं है। यानी कि इन्होंने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सिर्फ उन लोगों को ज़रूर रखा है कि जो बनाने वाले हैं, जो बेचने वाले, यानी कि जो गंदगी बेच रहा है वो इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा। आपकी टीम बिल्कुल अनट्रेंड बच्चे हैं, उनको पता ही नहीं, वो खुद घबरा रहे होते हैं ऐसी जगहों पर। जो भी लोग इस वक्त सिंध फूड अथॉरिटी को चला रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो शायद हंसी मजाक कर रहे हैं, वो इस आवाम के साथ खेला जा रहा है। मजीद अभी रिसेंटली 3 दिन पहले मैं जिना हॉस्पिटल में गया था, कैंसर के वार्ड में, तो वहाँ जगह नहीं है आपके पास कि आप मरीजों को रख सकें। आप ये कैंसर के मरीज़ कहाँ से आ रहे हैं? पहले तो हम कहते थे खाने पीने, तो अब अथॉरिटी बन गई। मैं तो समझता हूँ इसके लिए हमें अदालतों से रब्ता करना चाहिए कि अब अगर कैंसर का मरीज़ पैदा होगा तो वो इन अथॉरिटी
अथॉरिटीज की वजह से होगा कि जो कंट्रोल नहीं कर पा रही। सिंध फूड अथॉरिटी का काम है। आप मुझे बताएं, दूध के ऊपर चंद जगह पे जाके मीडिया के साथ जब छापा पड़ा तो पता चला खराब दूध है, तो आपने उसको कंट्रोल किया, उसके बाद फिर उसको मदर पिदर छोड़ दिया गया। आप शहर कराची इतना बड़ा तकरीबन 3 करोड़ की आबादी है, 3 करोड़ की आबादी में एडजस्टेड एरिया में चले जाएं, क्योंकि भैंस कानून से जितना दूध आता है उतना दूध तो नहीं है ना, दूध कम है और बिक रहा है, तो कहां से आ रहा है। फिर इसी तरीके से आप बेकरीज की बात करें, मकसद XYZ, मैं तो कहता हूं जितने भी काम हो रहे हैं सिंध फूड अथॉरिटी को, इसमें मैं ज्यादा इसे मारूद इल्जाम ठहराऊंगा कि वो उस तरीके से नहीं कर रही। अभी जहाँ पर हम देख के आए हैं, जो हालात देख के, अब देखें ऑयल और घी एक मेन इंग्रेडिएंट है घर में जो भी चीज़ बन रही होती है, फिर बेकरीज में इस्तेमाल हो रहा होता है, कोई भी फूड आइटम घी या ऑयल के बगैर नहीं बनती। वहाँ पे हमें यही कंफर्म नहीं है कि जिन चीज़ों से वो बनाया जा रहा है वो हलाल भी हैं या नहीं, सबसे पहली चीज़ तो ये। दूसरी, आलाइशें, गंदगी, वहाँ पर जो माहौल है, खुले आसमान के तले उन्होंने घी और ऑयल रखा हुआ है, काले रंग का ऑयल जिसको फिर बाद में केमिकल डाल के सफ़ेद कर देंगे, जुल्म है। और हम पहुँच जाते हैं, बाकी अथॉरिटीज़ क्यों नहीं पहुँचती। आपको मैं एक बात बताऊं, ये जो ऑयल की आपने बात की है, आप ये देखें, जब एक फ्रेश ऑयल होता है वो इस्तेमाल होता है, फिर वो निकाला जाता है, फिर इस्तेमाल होता है, फिर उसके बाद वो निकाल दिया जाता है, चाहे वो ब्रोस्ट वाले हो चाहे कोई भी हो, फिर उसके बाद समोसे वाले के पास चला जाता है, वो समोसे वाला उसको इस्तेमाल करता है, फिर वो मछली के जो पकाने वाला है वो उसको फिर उसके बाद ये ऑयल फिर भी बिकता है, फिर बिकने के बाद ये जाता है, फिर वो इसको रिफाइन करते हैं, केमिकल मारते हैं, वाइट हो जाता है। अब उसमें कौन से विटामिन होंगे मुझे ये अथॉरिटीज़ बता सकती है, उसके अंदर कौन से स्टैंडर्ड होंगे, इंसान के खाने वाले कोई होंगे। अब ये है कि अगर अब बन रहा है 1 साल के बाद भी, अगर ये कहें कि जी हम बहुत कमज़ोर हैं, हमारे पास मेन पावर नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल ज़ुबानी जमा खर्च वाली बात है। अगर हम कंज्यूमर की जितनी बॉडीज़ हैं, अगर हम मिलकर इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, मीडिया इसको सॉर्ट आउट कर सकता है, इनके पास तो अब तो एक फ़ौज है, जमे गफ़ीर है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं शकील बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आइंदा भी हम ये काम करते रहेंगे, हमारी तो जिम्मेदारी है और एक तरह से हमने बीड़ा उठाया हुआ है कि चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि जो अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं, जहाँ पर जो वर्कर्स काम करते हैं, जो अफसरान काम करते हैं, उनकी ड्यूटी है वो इसको सरअंजाम क्यों नहीं दे पाते। और इस बार तो बड़ी मायूसी हुई कि जो रिप्रेजेंटेटिव साथ गए हुए हैं उनको कुछ पता ही नहीं, हम उनको दिखा रहे हैं ये चीज़ ऐसे है, इसको देख लें, इस पर क्या किया जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। सिंध फूड अथॉरिटी का क़याम बड़ी खुशाइन बात थी, लेकिन हमने देखा कि पंजाब फूड अथॉरिटी जितना अच्छा काम करके गई, एक मिसाल कायम की, उतनी ही फ्लॉप सिंध फूड अथॉरिटी है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का आप अंदाज़ा तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसको परफॉर्म भी कर लें, ताकि लोगों की बीमारी और लोगों की सेहत को आप मजाक ना बनाएं, बल्कि उसको ठीक कर सकें। इस वक्त चेयरमैन DMC डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हमारे साथ मौजूद है, रेहान हाशमी साहब। इनसे हम जानते हैं कि क्या इंतजामात हैं। हम हर साल देखते हैं आलाइशों की वजह से गंदगी फैली होती है, लोग परेशान होते हैं, बीमारियां भी फैल जाती हैं। ये बताइए कि हर साल हम लोगों की शिकायत सुनते हैं, आलाइशें उठाई नहीं जाती हैं, 3 दिन कुर्बानी होती रहती है, उसके बाद हम देखते हैं हफ्तों के हिसाब से वहीं पड़ी रहती हैं या लोग उठा के ले जाते हैं। इस बार इंतजाम कैसे किए गए DMC की जानिब से? एक इवेंट हमारा इस तरह का गुजरा है कि जिसमें कंप्लेंट्स हमारे पास काफ़ी आई हैं, लेकिन पिछले साल का जो इवेंट था उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी कंप्लेंट्स नहीं आई। कंप्लेंट्स को इवेलुएट हम इस बुनियाद पे करते हैं कि अगर 2 से 3 घंटे हो जाते हैं तो वो फिर कंप्लेंट कहलाती है और उस पर क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि लिफ्टिंग का एक साइकिल है और लीड टाइम का एक मखसूस वक्त मुतय्यन है। और जो जानवरों की कुर्बानी होती है, ट्रेंचेस खोदी जाती हैं ख़ास तौर पे, अब क्योंकि हमने अब जो रिहायशी इलाके हैं उनसे दूर कर दिया है, तो एक्सरसाइज ज़्यादा ज़रूर हो गई है। अब हम जाम चाकरों की तरफ ट्रेंचेस हमने खोदी हैं। इसी तरह ब्लॉक टी में पहाड़ के साथ एक मुज़ाफ़ाती इलाका है, वहाँ पर हम करते हैं। हमारे जो बड़े थे वो घर के आंगन में, सहन में जानवरों के खून का तकद्दुस पामाल ना हो, क्योंकि अल्लाह के नाम पे लाया हुआ जानवर है, तो सड़कों पे बहता नहीं था, गड्ढा किया जाता था, खून को उधर ही डाला जाता था। और अब बदकिस्मती से उस खून को हम सब शामिल हैं, सड़क पे भी बहाते हैं। वो दिखावा कहलाएगा, क्या कहलाएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन उससे ना सिर्फ वो सेवरेज की लाइनें चौक हो रही होती हैं, बल्कि ताफुन भी उठ रहा होता है, सड़कें बर्बाद हो रही होती हैं, लोग फिसल रहे होते हैं, ग्रीस हो जाती है। कितनी टीम्स बनाते हैं? जैसे कि 3 दिन कुर्बानी होती है, आपको पता है, और उससे काफ़ी दिन पहले से मवेशी अभी भी मौजूद हैं, फिर पहले रोज़, फिर दूसरे रोज़, फिर तीसरे रोज़। और फिर ज़ाहिरी बात है, जैसे जो बात आपने की मैं उससे एग्री करूँगी कि पहले कहीं मट्टी के ऊपर ज़िबा किया जाता था कि मट्टी एब्जॉर्ब कर ले खून को, अब वो घर के पोर्च में, दरवाजे के बाहर, बिल्डिंग के बाहर कर दिया जाता है, तो उससे ताफुन बहुत ज़्यादा फैलता है। ज़िला वस्ती के अंदर 5 दिन कुर्बानी होती है। वो इस तरह कि जो अहले सुन्नत
कि ईद जिस दिन अनाउंस होती है उससे एक दिन कबल हमारे यहाँ बोहरा कम्युनिटी के बिरादरी के बहुत बड़ी तादाद है, वो एक दिन कबल करते हैं ईद से एक दिन पहले, यानी कि चांद रात होती है वो। उसके बाद फिर 3 दिन फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक हो रहा होता है, और उसके चौथे रोज़ तक अहले हदीस भी कर रहे होते हैं। तो टेक्निकली 5 दिन का ये पूरा ऑपरेशन होता है, 3 दिन इंटेंसिफाई होता है। तो हमारी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ चांद रात को ही शुरू हो जाती है। इसी तरह सुजुकियाँ जो कि इंटरनल स्ट्रीट से लेकर डंपिंग पॉइंट से लेकर आएंगी, फिर डंपिंग पॉइंट से लिफ्ट करके उसको ट्रेंचेस तक लेके जाने वाला मैकेनिज़्म है। लगभग इसमें पहले दिन हमारे तकरीबन 40 डंपर्स इंगेज होंगे और 8 लोडर्स इंगेज होंगे। इसी तरह निस्बतन दूसरे दिन कम होंगे और तीसरे दिन मज़ीद कम होंगे। अफरादी क़ुव्वत जो टोटल इंगेज हो रही है वो तकरीबन 3500 अफराद पर मुश्तमिल 4 जोनों में वर्क फोर्स है। किसी यूसी में ज़्यादा है, किसी यूसी में कम है उनके पॉपुलेशन के लिहाज से। तो टोटल ऑपरेशन जिसमें ह्यूमन रिसोर्स इंगेज हो रही है वो लगभग 5500 से ज़्यादा अफराद हैं जो कि इसमें इंगेज होंगे। 2 और ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगी। एक तो ये कि आप लोग तो आलाइशें जब उठा रहे हैं या उठा के उनको कहीं डंप करके आ रहे हैं, वहाँ कोई मॉनिटरिंग हो रही होती है कि वहाँ से उन आलाइशों को कोई उठा के नहीं ले जाए? क्योंकि आपको पता है कि मुज़र सेहत घी जो है वो इन आलाइशों से, अंतड़ियों से, जो ऐसा वेस्ट है जो इंसानी सेहत के लिए मुज़र है, उससे बनाया जाता है। और लोग इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए ये सब आलाइशें उठाते हैं और बाद में वो हमारे ही घरों में पहुँच रहा होता है घी या ऑयल की शक्ल। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। इस हवाले से पिछले साल भी और इस साल भी मैंने कमिश्नर ऑफिस को लेटर मूव किया है, क्योंकि ना सिर्फ मुज़र सेहत घी बना रहे होते हैं ये, बल्कि एक प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहे होते हैं। जगह जगह पर चटाइयाँ बिछाकर चर्बी अलहदा करना और फिर उसको वैसे ही छोड़ कर चले जाना, और उसको वो इतना ज़्यादा चिकना हो जाता है कि वहाँ पर एक्सीडेंट्स होते हैं, और उनके इस तमाम बुराई की ज़िम्मेदारी लामुहला हम पर आ रही होती है, क्योंकि किसी को तो नहीं पता ना कि ये क्या चीज़ पड़ी हुई है। दरअसल वहाँ पर वो चर्बी का कारोबार होता है, पूरा हड्डी का कारोबार होता है, बटरे का कारोबार हो रहा होता है। एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है, उसमें कुछ लोग गैर कानूनी तौर पे भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। और मुज़र सेहत, जिस तरह आपने बताया कि घी बनाने का जो कारोबार है उसके लिए जो सहूलतकार बनते हैं उसका तदारुक करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है रेहान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी हम उम्मीद करते हैं कि जितने इंतज़ामात किए जा रहे हैं वो इंतज़ामात बेहतर तरीके से सर अंजाम दिए जा सकें। एक अहम पॉइंट ये है कि जैसे इदारों की ज़िम्मेदारी बनती है वैसे ही आपकी भी ज़िम्मेदारी है, मेरी भी ज़िम्मेदारी है। हम मवेशी घर पर लेकर आते हैं, हम कुर्बानी का फ़र्ज़ अदा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छे मुसलमान होने के तौर पर हमें ये फ़रीज़े अंजाम देने चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी फरमाया गया है कि सफ़ाई निस्फ़ ईमान है। कुर्बानी करते हुए सफ़ाई का अगर ख्याल रख लें तो ये ज़िम्मेदारी बढ़ जाएगी, और बट के जो काम हो, जो ज़िम्मेदारी एक दूसरे के ऊपर ना डाली जाए, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप उसको अच्छा बना सकते हैं।